Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के पोएम नंबर 2 यानी कि गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस के क्वेश्चन सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं. आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो में इस कविता को बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उसके एक बात को सीखने में जानने की कोशिश की होगी. तो आज ही क्लास में हम देखते हैं कि इस कविता से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है आप उनके आंसर कैसे देंगे. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स में आपके सामने लिखा हुआ है. इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे कुछ पहले पूछी गई है. तो इसमें लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर 4 रिडल्स, यानी कि आपके सामने यहाँ पर नीचे 4 पहले दी गई हैं. रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर, यानी कि आप इनको पढ़ेंगे और उन लोगों को पहचानेंगे कि ये लोग कौन हैं. तो रिडल फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन 4 डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो हु एम आई. यानी इसमें आपसे पूछा है कि इन फरोज डीप यानी कि ज़मीन की गहरी लीक में सीक्रेट आई सो यानी कि मैं कुछ रहस्य को बोता हूँ. एज टाइम पासिस, और जैसे समय बीत जाता है, आई वॉच देम ग्रो, मैं उनको उगते हुए देखता हूँ. मैं कौन हूँ. तो यहाँ पर हम साफ साफ पहचान सकते हैं कि जो ये कार्य है ये एक किसान से संबंधित है. तो ये है किसान, क्योंकि किसान ही ज़मीन की गहरी लीक में कुछ बोता है. वो सीक्रेट, वो रहस्य क्या है, वो बीज बोता है और जैसे ही समय बीत जाता है वो उनको उगते हुए देखता है. तो ये हमारे हैं किसान. अब यहाँ पर पहले में दूसरे रिडल में आपसे पूछा है कि फ्रॉम व्हील टू विंड, यानी कि चाक से लेकर के भट्टी तक, माई स्किल इज़ बोर्न, मेरा जो हुनर है वो जन्म लेता है. स्टेप बाय स्टेप, और हर कदम पर, एक के बाद एक, हर कदम पर एन आर्ट टेक्स फॉर्म, एक कला बनती चली जाती है. हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चाक से लेकर भट्टी तक वो कहते हैं कि मेरा हुनर जन्म लेता है, मेरा कौशल जन्म लेता है, और एक एक कदम पर एक कला बनती चली जाती है. मैं कौन हूँ. तो ये कार्य है कुम्हार का, यानी कि बर्तन बनाने वाले का. क्योंकि चाक पर वो मिट्टी रखता है, मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, फिर वो उसको भट्टी तक ले जाता है और वहाँ पर ही उसका जो हुनर है, जो स्किल है, वो जन्म लेता है. और जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलता है, तो हर एक स्टेप में एक आर्ट, एक कला नज़र आती है. तो यह है पोटर. तीसरी पहले में आपसे पूछा गया है कि आई ले फाउंडेशन, यानी कि मैं नींव रखता हूँ. ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट के बाद ईंट, यानी कि एक एक ईंट रख करके मैं फाउंडेशन यानी कि नींव बनाता हूँ. टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने के लिए. इट्स मी यू पिक, ये मैं हूँ जिसको आप चुनते हैं. मैं कौन हूँ. तो हम बात करते हैं राजमिस्त्री के बारे में, जो कि हमारे लिए सुंदर घर बनाते हैं. तो आगे देखते हैं पहले नंबर 4 में, यानी ग्रेड नंबर 4 में क्या लिखा है कि आई वर्क विद पोट पेंस एंड स्पाइस क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट सो नाइस, यानी मैं खाना बनाते समय जिनका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैं बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करता हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो इससे कि हमें साफ साफ पता चलता है कि ये है हमारे रसोइया, यानी कि कुक, जो कि हमारे लिए खाना बनाते हैं. वो बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट वो खाना बनाते हैं. तो वो हमारे हैं कुक, यानी कि रसोइया. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाइड इन द रिडल, यानी कि जो इन पहले में आपने इन लोगों को पहचाना है जो कि हमारे लिए कार्य करते हैं. जैसे कोई फार्मर हैं, कोई कुक हैं, कोई मैसन हैं और कोई पॉटर है. तो उनका रोल क्या है, उनकी क्या भूमिका है और उनका क्या लेना देना है, यानी कि क्या संबंध है हमसे, ये आपको बताना है. हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वे किस प्रकार से समाज में अपना योगदान देते हैं, किस तरीके से अपना रोल निभाते हैं. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने सहपाठियों और अपने अध्यापकों के साथ इस बात को आप डिस्कस करें, यानी कि विचार विमर्श करें. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि हियर इज़ द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी आई हैव आइडेंटिफाइड इन द रिडल, यानी कि उस पहले में जिन लोगों को मैंने पहचाना है
उनकी भूमिका और उनका तालमेल, उनका संबंध हमसे किस प्रकार से, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज से किस प्रकार से हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला व्यक्ति है फार्मर, जिसको मैंने पहचाने। तो उस पहले में बात की गई थी कि मैं ज़मीन की गहरी लीक में कुछ रहस्य को बोता हूँ और जैसे समय बीतता है मैं उनको उगते हुए देखता हूँ, यानी कि मैं उन बीज को उगते हुए देखता हूँ जब समय बीतता है। मैं कौन हूँ? मैं फार्मर हूँ। तो इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या योगदान है, इसमें आप लिखते हैं कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारे किसान होते हैं हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। सर्विंग एज इट्स प्राइमरी प्रोवाइडर, समाज के प्राथमिक जो प्रोवाइडर हैं, यानी कि उपलब्ध कराने वाले के रूप में हमारे समाज की सेवा करते हैं। बाय कल्टिवेटिंग ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप, अन्य फसलों और अनाज को उगा करके। दे इंश्योर, ये इस बात को पक्का कर देते हैं, आ स्टेडी फूड सप्लाई, यानी कि एक निश्चित तौर पर एक जो खाद्य श्रृंखला की जो आपूर्ति है उसको वो निश्चित कर देते हैं। चैन फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए। विदाउट फार्मर्स, बिना किसान के, फुलफिलिंग वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड्स, फूड वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, कि बिना किसान के हमारी जो सबसे पहली और सबसे जो आधारभूत जो हमारी ज़रूरत होती है खाना, वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे समाज के लिए किसान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके बाद जो दूसरी पहेली है उसमें मैंने पहचाना है पोटर को। उसमें यानी कि वो कहते हैं कि चाक से लेकर के भट्टी तक मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ जिसमें जो मेरा स्किल है वो डेवलप होता है, वो जम लेता है, यानी कि उनका हुनर बनता चला जाता है। तो वो है कुम्हार। तो इनके योगदान के विषय में बात करते हैं तो आप इसमें लिखते हैं कि पोटर्स क्रिएट यूजफुल आइटम्स, यानी कि जो कुम्हार होते हैं, जो पोटर होते हैं, वो कुछ लाभदायक चीज़ों को बनाते हैं, सच है जैसे कि यूटेंसिल्स एंड पॉट्स, यानी कि कुछ बर्तन वो बनाते हैं। फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए। एंड अदर एसेंशियल, और अन्य चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनका भंडारण करने के लिए एज। साथ ही साथ डेकोरेटिव पीसेस फ्रॉम क्ले, और वो मिट्टी से कुछ सजावट की चीज़ें बनाते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग बोथ प्रैक्टिकल टूल्स एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस दैट इनरिच डेली लाइफ। वे हमारे समाज में एक योगदान निभाते हैं बाय प्रोवाइडिंग बोथ प्रैक्टिकल टूल्स, यानी कि छोटे छोटे जो कुछ टूल्स होते हैं उनको मुहैया करा करके, उनको उपलब्ध करा करके। एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, और जो कलात्मक जो चीज़ें हैं उनका निर्माण करके। दैट एनरिच डेली लाइफ, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि जो हमारी दैनिक जो जीवन होता है उनको और भी अच्छा बना देते हैं। आगे हम बात करते हैं मेसन के बारे में, यानी कि जो तीसरी पहेली है उसमें मेसन के बारे में पहले पूछी गई है। उसमें वो कहते हैं कि मैं एक एक ईंट को लगा करके नींव बनाता हूँ और एक फिर घर तैयार करता हूँ जिसके लिए आप मुझे चुनते हैं। मैं कौन हूँ? आप एक राजमिस्त्री हैं। तो अगर हम समाज में इनके योगदान के बारे में बात करते हैं तो इनका योगदान हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप लिखते हैं कि मेसन्स बिल्ड होम्स, स्कूल एंड रोड्स, यानी जो मिस्त्री होते हैं वो हमारे लिए घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं और रोड्स बनाते हैं। दैट शेप आवर लिविंग स्पेसिस, जो कि हमारे जो जीवन का जो स्पेस है वो आकार लेता है। एंड फुलफिल बेसिक नीड्स, और हमारी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वे समाज में अपना योगदान देते हैं बाय क्रिएटिंग, बना करके, बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही कलात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके हमारे समाज में अपना योगदान देते हैं। दैट सपोर्ट्स कम्युनिटीज़, जो कि हमारे समुदाय को सहारा देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुक, यानी कि रसोइया। तो रसोई के बारे में वो कहते हैं, पहले में कहते हैं कि मैं बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करता हूँ और स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। तो जी आप कुक हैं। तो इसमें इनके योगदान के बारे में अगर हम बात करते हैं वो भी कोई कम नहीं है। इसमें कहते हैं कि कुक्स प्रिपेयर डिलीशियस फूड, यानी कि जो रसोइया होते हैं वो हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दैट कीप्स अस एक्टिव, जो कि हमें एक्टिव बनाए रखते हैं, जोशीला बनाए रखते हैं। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। दे ट्रांसफॉर्म रॉ ग्रेन इनटू मील, यानी कि वे कच्ची सब्जियों, कच्चे अनाज को एक स्वादिष्ट भोजन में बदल देते हैं।
दैट आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट, जो कि स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते हैं और संस्कृति उनके अंदर झलकती है। सस्टेनिंग द हेल्थ एंड हेरिटेज ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर जो स्वास्थ्य है वो शामिल रहता है एंड जिसमें हमारे सोसाइटी की जो विरासत है वो भी नज़र आती है। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखते हैं कि चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यह है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता से आप जो समझे अपने उस समझ के आधार पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो निम्नलिखित जो कथन आपके सामने लिखे हुए हैं वो सही है या गलत है, यानी कि सच है या फिर वो झूठ है। ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, और आप जो फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है आप उनको भी रेक्टिफाई करेंगे, आप उनको भी पहचानेंगे। तो जिसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन, यानी कि इस पोएम में बताया गया कि जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके हुनर को इस कविता में हाईलाइट किया गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो जो ये बात है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका कारण देते हुए हमारे जो कवि हैं वो ये लिखते हैं, वो बताना चाहते हैं कि द पोइट मेंशन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो हमारे कवि हैं वो कुशल कारीगर की चर्चा करते हैं। इंजॉइंग देयर वर्क, जो कि अपने कार्य का आनंद लेते हैं, यानी कि अपना कार्य करते बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको अपना कार्य करने में। टू द फुलेस्ट, जो कि पूर्ण रूप से। मिक्सिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, जो कि अलग अलग प्रकार के रंगों को आपस में मिक्स करते हैं। टू मेक पैटर्न्स ऑन द आइटम, जो कि अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनको बनाने में उनको बड़ा मजा आता है, वो अपने कार्य का आनंद लेते हैं। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें लिखा है कि द पोएट शेयर्स दैट, यानी कि जो कवि हैं वो इस बात को शेयर करते हैं कि म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो संगीतकार होते हैं वो अपने संगीत के उपकरणों के द्वारा जो भावनाएं होते हैं उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं ट्रू, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। इसका रीज़न बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कि जो कवि हैं वो इस बात का वर्णन करते हैं कि आर्टिसंस प्लेइंग ल्यूट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो संगीतकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो एक प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जैसे कोई वीणा होती है, कोई बांसुरी होती है। टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। एट वर्क विद इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब वो उन उपकरणों को बना रहे होते हैं तो उस समय अपने कार्य का आनंद लेने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रकार का वो संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 इसमें लिखा है कि द कारपेंटर्स, यानी कि फर्नीचर का काम करने वाले वे लोग जो बढ़ई होते हैं। द कारपेंटर्स आर इन द पोएम आर एडमायर, इस कविता में उनकी प्रशंसा की गई है। फॉर देयर लॉजिकल वर्क, उनके तार्किक कार्य के लिए। उनका तार्किक कार्य क्या है कि वो चीज़ों को नाप तोल करके मैथमेटिक्स तरीके से उनको अच्छे से नाप तोल करके वो बनाते हैं और लकड़ी का वो कुछ भी बना देते हैं। तो उनके बारे में जो ये बात सच है। तो इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम ट्रूली एक्लेम्स द वर्क ऑफ द कारपेंटर्स, यानी कि जो पोएम है वो सचमुच ही कारपेंटर के कार्य को एक्लेम्स करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। एज दे यूज मैथमेटिकल प्रिसिशन, जब वो गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं। टू प्रिसाइजली रिकॉर्ड, यानी कि सटीकता से रिकॉर्ड करने के लिए। द मेजरमेंट, जो नापतोल होती है। ऑफ द वुडन आइटम, यानी कि जो लकड़ी की जो वस्तु होते हैं उनका जो नापतोल होता है उसको अच्छे से सटीकता से प्रयोग करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं। दे आर मेकिंग, जब वो उनको बना रहे होते हैं। अगला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिशियंस के बारे में। द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोएम, यानी कि जो हमारी जो पोएम है उसमें जो इलेक्ट्रिशियन है जो कि बिजली का कार्य करते हैं। आर रिकग्नाइज्ड, उनको पहचाना जाता है। फॉर देयर क्रूशियल रोल, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको पहचाना जाता है। इन लाइटिंग अप लाइफ, जो कि हमारे जीवन में रोशनी करते हैं।
तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके कारण को बताने के लिए आप इसमें लिखते हैं कि द पोइट सेज, यानी कि जो हमारे कवि वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिशियंस प्ले वाइटल रोल इन लाइटिंग अप आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को रोशन करने के लिए, हमारे जीवन में रोशनी भरने के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस है वो बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं विद लाइट्स के साथ, यानी कि रोशनी के साथ वो हमारे जीवन में रोशनी भर देते हैं, हमारे जीवन को उज्ज्वल करते हैं, तो उजाला कर देते हैं। दे फिक्स शॉर्ट सर्किट्स, वे शॉर्ट सर्किट्स को फिक्स करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। चेंज वायरिंग, वो तारों को बदलते हैं। एंड सम टाइम, और कभी कभी हेल्प्स अस एस्टेब्लिश अ होल न्यू इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और कभी कभी वो हमें पूरा का पूरा बिजली का नया कनेक्शन लेने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि द पोएम पेज होमेज टू शोमेकर, हमारी जो कविता है वह उन लोगों के लिए पूरी पूरी श्रद्धा उत्पन्न करती है, पूरी पूरी श्रद्धा सामने रखती है जो लोग हमारे लिए जूता बनाते हैं। हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर, जो कि एक उच्चतम गुणवत्ता के साथ हमारे लिए जूते बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम इज ट्रिब्यूट टू शूमेकर, यानी कि जो हमारी जो कविता हैं, ये जूता बनाने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत बड़े कारीगर हैं, जिनके लिए वो अपना पूरा सम्मान जताते कहते हैं। एज वेल हु मेक क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि उच्च गुणवत्ता के साथ अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि जूते हैं वो बनाते हैं। सो दैट, ताकि द पीपल कैन वॉक, ताकि लोग चल सके, जंप उछल सके, और रन कंफर्टेबली, और पूरे आराम के साथ वो दौड़ सके। पॉइंट नंबर 6 जिसमें लिखा है कि द पोएम सेलिब्रेट्स द पैट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत, इस कविता में जो भारत के जो लोग हैं उनकी देशभक्ति को जो ये कविता है ये सेलिब्रेट करती है। तो जो ये कथन है ये रॉन्ग है, ऐसी कोई बात इस कविता में नज़र नहीं आई है। तो इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ डिफरेंट प्रोफेशनल्स एंजॉय देयर वर्क एंड प्रेज देयर क्यूरिशियल रोल एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ भारत, नॉट पैट्रियटिज्म। यानी जो एक कविता है इसमें सिर्फ उन लोगों के बारे में बात की गई है जो कि अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं, वो अपने कार्य का एंजॉय करते हैं, अपना कार्य करते हुए बड़े आनंदित महसूस करते हैं, और समाज में जो अपनी भूमिका है, जो उनकी अहम भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ भारत, और भारत के निर्माण में जो उनके योगदान है उनकी प्रशंसा करते हैं, ना कि उनकी देशभक्ति के बारे में बात हो रही है। अगला कथन है द पोएट फील्स, यानी कि जो हमारे कवि है वो इस बात को महसूस करते हैं कि द ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि जो हर एक व्यवसाय है उसका सम्मान होना चाहिए, हमारे कवि इस बात को महसूस करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो कारण है इसमें आप बताते हैं कि द पोएट मेंशंस, यानी कि जो हमारे कवि इस बात की चर्चा करते हैं कि ईच प्रोफेशन इक्वली कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ ऑफ भारत, यानी कि जो हर व्यवसाय होता है, यानी कि प्रत्येक व्यवसाय वो समान रूप से अपना योगदान निभाता है टू इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक रूप से, एंड कल्चरल ग्रोथ, यानी कि और जो संस्कृति की जो उन्नति है उसमें अपना बराबर का रोल निभाते हैं। और भारत एंड डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, और हर एक व्यवसाय का सम्मान होना ही चाहिए। हमारे जो कवि हैं इस बात पर जोर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चंस करने के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी है जो कि आगे आपसे पूछे गए हैं। लेट अस एप्रिशिएट द पोएम, यानी कि यहाँ पर पोएम की सुंदरता को सामने रखते हुए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो पहला भाग अब है राइम स्कीम एंड लाइनेशन, यानी कि जो कविता की सुर लय ताल को बनाए रखने के लिए जितने भी पद्य का यूज़ किया गया है इस कविता को बनाए रखने के लिए, उन सब से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हुआ है, डज द पोएम स्ट्रिक्टली अ राइम स्कीम, क्या जो ये कविता है ये किसी राइम स्कीम यानी कि सुर लय ताल को फॉलो करते उसका पालन करती है, और या फिर इज इट इन अ फ्री वर्स, क्या ये एक स्वतंत्र यानी कि क्या ये एक मुक्त पद्य है। ऐसा होता है कि जैसे कि कविता लिखी जाती है तो उसमें एक सुर लय ताल को बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों को मेल यानी कि उनका मिलान करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या ये कविता ये किसी सुर लय ताल यानी कि राइम को फॉलो करती है, या फिर यह मुक्त पद्य के द्वारा लिखी गई है यानी जिसका कोई सुर लय ताल नहीं है।
तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएम डज नॉट अडेयर टू अ ट्रेडिशनल राइम स्कीम, यानी कि जिस तरीके से जो हमारा एक पारंपरिक तरीका होता है, जो कि ट्रेडिशनल जो सुर ताल का जो तरीका होता है, उसको हमारी जो पोएम है उसको फॉलो नहीं करती, यानी कि उसका पालन नहीं करती है। इट हैज़ बिन रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल, यह जो पोएम है ये एक स्वतंत्र तरीके से लिखी गई, यानी कि ये बिल्कुल ही मुक्त तरीका है जो कि पहले कभी फॉलो नहीं किया गया। द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि पंक्ति में आने वाले जो अंतिम जो शब्द हैं, सच एज जैसे कि वोकेशन, ह्यूज, स्ट्रीट, परसिशन एंड वर्क एसेट्रा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पंक्ति के अंत में आने वाले कुछ वर्ड एक दूसरे से मिलान वाले होने चाहिए, लेकिन हमारी इस पोएम में जो ये शब्द है एक बिल्कुल ही अलग अलग है। किसी में वोकेशंस है, किसी में ह्यूज है, किसी में स्ट्रीट है, किसी में परसिशन है, किसी में वर्क है। तो इनका साउंड या फिर सुर ताल बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। एसेट्रा डोंट राइम विद ईच अदर इन विजिबल पैटर्न। तो जो ये आपके सामने जो सदृश जो पैटर्न होता है, जो पैटर्न हम देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से तालमेल नहीं खा रहा है, ये बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोएम, यानी कि इस कविता में जो पंक्तियों की जो लंबाई है वो अलग अलग है, तो पंक्तियों की लंबाई का अलग अलग होने का क्या प्रभाव है। तो इसके प्रभाव को बताने के लिए आप इसका आंसर में लिखते हैं कि इन द पोएम, यानी कि कविता में द वेरिंग यानी कि डिफरेंट लेंथ ऑफ लाइन रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ आर्टिसन एंड देयर वर्क, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो लंबाई है, यानी कि सारी जो लाइनें हैं वो आपस में तालमेल नहीं खा रही है, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, वह इस बात को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि वह इस बात को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि हमारे सामने इस बात को रखती है। डाइवर्सिटी ऑफ आर्टिसन एंड देयर टास्क, यानी कि जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो व्यवसायी है, उनके अलग अलग कार्य को हमारे सामने रखती है। सम टास्क डिमांड टाइम, यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें समय की मांग होती है, एंड आर यूजुअली स्लो, और आमतौर पर वे थोड़े धीमे होते हैं, वाइल जबकि अदर आर शॉर्ट एंड क्विक, लेकिन कुछ कार्य छोटे होते हैं लेकिन वो जल्दी से हो जाते हैं। दिस इरेगुलर स्टाइल मेक्स द पोएम फील लाइक अ रियल कॉन्वर्सेशन, यानी कि इसी तरीके से जो हमारे पास जो इरेगुलर जो स्टाइल है, यानी कि जो एक जैसा मैच होने वाला स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, वो इस बात को सामने रखता है कि जो ये पोएम है फील लाइक अ रियल कन्वर्सेशन, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो एक कविता वो हमसे सचमुच की कोई बातचीत कर रही है। एंड सेलिब्रेट्स द यूनिक रिदम ऑफ ईच वर्क, और हर प्रकार का जो ये कार्य है, जो अलग अलग प्रकार का जो रिदम होता है वो बिल्कुल अनोखा रिदम है, उसका सेलिब्रेट करती है, उसको अच्छे से वो मनाती है, यानी कि खुश होती है। एम्फेसाइजिंग, और इस बात पर जोर देते हुए दैट एवरी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फ्लो, और इस बात पर यह जोर देती है कि हर व्यक्ति का जो अलग अलग जो योगदान है हमारे समाज में, उसका अपना ही एक तरीका होता है, अपना ही एक फ्लो होता है। अब इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि अभी तक हमने इस जो कविता है इसके जो लाइनें हैं उसके अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं। अब यहाँ पर ही पूछा गया है कि जो कविता में प्रयोग की गई जो लाइनें हैं उसका एक्चुअली पैटर्न क्या है, वो किस पैटर्न से लिखी गई है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइन्स स्टार्ट बाय नेमिंग आर्टिसन, यानी कि ज़्यादातर जो इसमें लाइनें हैं वो उन कारीगर यानी कि व्यवसाय करने वाले लोगों के नाम से शुरू की गई है। लाइक जैसे द क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो उसमें कारीगर हैं, जो उसमें अपनी कलाकारी दिखाता है उसके नाम से, या फिर कारपेंटर्स यानी कि जो बढ़ई का जो काम करते हैं उनके नाम से, द बोटमैन उनके नाम से, और द शूमेकर और जूते बनाने वाले के नाम से शुरू किया गया है। देन और फिर द लाइन्स डिस्क्राइब व्हाट द इंडिविजुअल्स आर डूइंग और मेकिंग, और उसके बाद उसमें से हर व्यक्ति के बारे में यह वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति अपने अपने कार्य के लिए क्या करता है और वह कौन सा कार्य कर रहा होता है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द लाइन्स रिवील देयर इमोशंस टूवर्ड्स देयर वर्क, और जो ये पंक्तियां हैं ये इस बात का खुलासा करती हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य को करते हैं, अपने कार्य को करने के लिए उनकी भावनाएं क्या हैं, इस बात को भी वो सामने रखती हैं। देयर जो है उनका आनंद क्या है, पैशन उनका जोश क्या है, उनका डेडिकेशन क्या है, उनका पूरा ध्यान अपने कार्य में वो क्या है, फॉर द टास्क अपने अपने कार्य को लेकर के।
दिस सिंपल पैटर्न, जो ये बिल्कुल सिंपल एकदम साधारण जो तरीका है, गिव्स स्पेशल रिकॉग्निशन, यह एक विशेष पहचान देती है टू ईच वर्क, यानी कि हर कारीगर को, यानी कि हर उस व्यक्ति को जो कि अपना काम करता है उसको अलग प्रकार की पहचान देती है। एंड मेक्स द होल पोएम फील ऑर्गेनाइज्ड, और उससे पूरी की पूरी जो ये कविता है वो सारबद्ध तरीके से लिखी हुई फील होती है, यानी कि महसूस होती है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस है जो कि इसमें भाग 2 में पूछे गए हैं, जिसमें स्पीकर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया कि हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज़ हर और हिज रोल हियर, यानी कि जो ये कविता हमें बता रही है, जो भी हमें उन सारे लोगों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके सेलिब्रेशन के बारे में जो बता रही है, आखिर वो कौन है। हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर, यानी कि इस कविता में हमें बताने वाला जो स्पीकर हैं, जो वक्ता है, वह कौन है। एंड व्हाट इज़ हर और हिज रोल हियर, और उसका यहाँ पर क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द स्पीकर इज़ एन ऑब्जर्वर हु लिसन्स टू द पीपल ऑफ भारत, यानी कि इस कविता में जो स्पीकर है वह हर वो व्यक्ति है जो कि ये महसूस करता है, जो कि ये सुनता है। क्या सुनता है? जो भारत के लोगों की बातों को सुनता है, जो कि भारत के लोगों के कार्य को सुनता है, वही इसमें स्पीकर है। हिज और हर रोल इज़ टू विटनेस, यानी कि उसकी जो भूमिका है वह सब देखने की है, वह सब विटनेस करने की है। एंड सेलिब्रेट द डेली वर्क ऑफ अदर्स, यानी कि और वो अन्य जितने भी जो लोग हैं उनके जो दैनिक जो कार्य हैं उनका आनंद मनाने के लिए होता है। बाय नेमिंग ईच आर्टिसन, यानी कि हर कारीगर का नाम लेकर के द स्पीकर शोज, जो स्पीकर है वो इस बात को प्रदर्शित करता है दैट कि एवरी ऑक्यूपेशन इज इम्पोर्टेंट, कि हर प्रकार का जो व्यवसाय है, जो कार्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड और डिजर्व रिस्पेक्ट, और वह सम्मान का अधिकारी है। इसके बाद आपके सामने भाग 3, जिसमें कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। इसमें टोन एंड मूड से लेकर के आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के। इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपके सामने नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, तो उसमें से जो सुटेबल जो वर्ड है नीचे दिए गए ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान में भरने हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है उसमें लिखा हुआ है कि द टोन इज डैश, तो इस डैश में आप लिखेंगे सीरियस, यानी कि द टोन इज सीरियस, यानी कि जो ये पंक्तियाँ इसको कहने का जो तरीका वो काफ़ी गंभीर है। एंड डैश, इस डैश में आप लिखेंगे रिवरेंशियल, यानी कि पूर्ण श्रद्धापूर्वक है, यानी कि गंभीर है और हर व्यक्ति के लिए पूरी श्रद्धा है। डिपिक्टिंग अ सेंस ऑफ एडमायरेशन, यानी कि श्रद्धापूर्वक जो उन सबका वो वर्णन करते हैं। सेंस ऑफ एडमायरेशन, यानी कि उनकी प्रशंसा में। एंड रिस्पेक्ट, और उनके सम्मान में। फॉर द आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन, यानी कि जितने भी व्यवसाय हैं और जो जितने भी कारीगर हैं उनके हर कार्य को, उनके हर प्रकार के तरीके को, उनके खुद के सम्मान के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए जो हमारी जो टोन है वो सीरियस है और रेवरेंशियल है, यानी कि श्रद्धापूर्वक है। उसमें आगे लिखा है पॉइंट नंबर बी में कि देयर इज़ अ डैश मोड, यानी कि इसमें जो कैसा मोड है वह है जॉयफुल मोड, यानी कि हर पंक्ति को कहने का जो तरीका वो जॉयफुल, यानी कि आनंदमय है। थ्रू आउट द पोएम, पूरी कविता में। कैप्चरिंग द, कैच करते हुए। द वाइब्रेंसी एंड रिचनेस, यानी कि उनकी जो कंपनता है। एंड रिचनेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है और जो उनका हुनर, उन सबको कैच करते हुए हर सेंटेंस के अंदर जॉयफुल वाला मोड है, यानी कि आनंदमय मोड है पूरी कविता में। इसके बाद है भाग 4 में पूछा गया है इमेजरी, यानी कि इसमें कल्पना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो पहला पॉइंट वो है कि सिलेक्ट एनी 2 डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेज, यानी कि इसमें से आपको 2 वर्णन उठाने हैं पूरी कविता में से दैट इवोक विजुअल इमेजरी, जिससे कि जो उसमें तरीका, जो उसमें वर्णन दिया गया वो हमारे सामने एक सदृश्य बन जाता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि 2 विजुअल इमेजेस फ्रॉम द पोएम आर, यानी कि इस कविता में से 2 प्रकार की जो इमेजेस है वो आपके सामने। जो पहला है वो है कि क्राफ्ट वुवन विद कलर्स एंड मायरेड ह्यूज, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के रंगों से बुनी हुई है, और मायरेड ह्यूज, और जिसके अंदर बहुत प्रकार की आशाएं जुड़ी हुई हैं। और दूसरा पॉइंट है बी, इसमें लिखा है कि द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर,
कि इसमें जब नाविक के बारे में बात की जाती है तो इसमें बताया गया है कि जो नाविक होते हैं वो अपने अपने जाल को समुद्र के किनारे समेट रहे होते हैं और आनंद का गीत गा रहे होते हैं। तो इन दोनों को देख करके जो तरीका हमारे सामने लिखा है वो हमारे सामने एक विजुअल इमेज बन जाता है, यानी कि वो सदृश्य बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल सामने ही हो। इसमें है आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक को लेकर के है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फ्रेजेस। अब यहाँ पर कुछ सुटेबल फ्रेजेस आपको ढूंढने हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी थ्रू मेंशंस ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि इस पोएम में कुछ चीज़ें शामिल की गई। वो क्या क्या है? ऑडिटरी इमेजरी, यानी कि एक ऐसा तरीका जिससे कि जो एक कल्पना से भरा हुआ जो दृश्य है उसको बताया जाना। थ्रू मेंशंस ऑफ आर्टिसन, यानी कि कारीगरों का जो नाम है उनका प्रयोग करते हुए। विद ल्यूट्स, यानी कि जैसे कि एक बांसुरी है या फिर सारंगी जैसा है, इसमें लिखा हुआ है हमिंग। एंड सिंगिंग, यानी कि जैसे कि वो जो बांसुरी या फिर जो संगीत का कोई वाद्य है जो कि गुनगुनाते हुए और गाते हुए। एम्फेसाइजिंग द साउंड्स एसोसिएटेड विद ईच वोकेशन, जैसे कि पता चलता है कि जितने भी वो कार्य होते हैं, जितने भी वोकेशंस होते हैं, उसमें एक प्रकार का संगीत शामिल होता है जो कि गुनगुनाता है और गाने गा रहा होता है। इसके बाद है पॉइंट 5, जिसमें बात की जाती है मेटाफोर के बारे में, यानी कि रूपक अलंकार के बारे में इसमें बातें की जाती है। यानी कि कुछ चीज़ें बताई जाती है, उसमें हमें देखना है कि इसमें सच है या फिर झूठ है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि नीचे दिया गया जो एक वाक्य है वो सही है या फिर गलत है, आपको इसमें देखना है और बताना है। इसमें लिखा है कि द मेंशन ऑफ द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज अ मेटाफोर बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग इज सो इंजॉयबल और प्लीजिंग दैट इट कैन बी इक्वेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस, यानी कि किसी भी जो हम खाद्य सामग्री जो तैयार करते हैं, यानी कि जो भोजन तैयार करते हैं, उसके स्वाद को जो रोसैया के जो गुनगुनाहट है, जो वो अपने गीत को गा रहा होता है, वो भी स्वाद से परिपूर्ण है। उस चीज़ से इसका रूपक लिया गया है। इज ए मेटाफोर, ये भी एक प्रकार का रूपक है। बिकॉज इट इम्प्लाइज, यानी कि ये इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग, यानी कि उस गाने की जो गुणवत्ता है, इज सो इंजॉयबल, यानी कि वो आनंदपूर्ण है और प्लीजिंग और खुश कर देने वाली है। दैट कैन बी इक्वेटेड, जो कि मैच की जा सकती है, टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस, यानी कि जो कि किसी भी खाने का जो स्वाद का जो अनुभव है उससे वो मैच, यानी कि उससे मिलान किया जा सकता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको रीज़न देते हुए इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं द फ्रेज डिलीशियस सिंगिंग, यानी कि जो स्वादिष्ट जो गाना है, यानी कि स्वादिष्ट जो गुनगुनाने की जो बात इसमें की गई है, इज़ अ मेटाफोर, वो एक रूपक है। बिकॉज, क्योंकि इट कंपेयर्स अ साउंड, यानी कि वह उस आवाज़ से कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, टू अ टेस्ट वी इंजॉय, यानी कि जो हम स्वाद का जो आनंद लेते हैं, उसकी जो फीलिंग होती है, जो उसकी जो भावना होती है, उस फीलिंग से जो आवाज़ हम सुनते हैं उससे इसको तालमेल करते इसका रूपक लिखा गया डिलीशियस सिंगिंग। और यहाँ पर आपके सामने है पॉइंट नंबर 6, जो कि पर्सोनिफिकेशन से संबंधित पूछा है, जो कि व्यक्ति का जो चरित्र है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, उससे संबंधित आपके सामने कुछ पूछा गया है। तो इसमें जो पॉइंट 1 इसमें आपके सामने पूछा गया है, इसमें बताया गया कि सिलेक्ट द लाइन, यानी कि ऐसी लाइन को आप चुनेंगे दैट टेल्स, जो कि मैं बताती हूँ, दैट द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशंस बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू देम, यानी कि कुछ ऐसे कार्य को, कुछ ऐसे व्यवसाय को जताते हुए जिसमें कवि ये बताता है बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू देम, यानी कि जो कि व्यक्ति की गुणवत्ता, जो उसकी प्रशंसा करते हुए इसमें कोई भी ऐसी लाइन जो कि हमें बताते हुए आप इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इन द पोएम द लाइन, यानी कि इस कविता में एक पंक्ति जो कि वो है कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, यानी कि मुझे आवाज़ आती है कि भारत सेलिब्रेट कर, यानी कि भारत अपने उत्सव को मना रहा है। पर्सोनिफाइज द नेशन, यानी कि यहाँ पर भारत को एक व्यक्ति समान मानते हुए उनकी जो गुण हैं, उनकी गुणवत्ता को सामने रखते हुए इस बात को दर्शाता है कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, यानी कि मुझे आवाज़ आ रही है कि भारत कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गुनगुना रहा है, जो कि सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि अपने उत्सव को मना रहा है, बाय गिविंग इट द ह्यूमन एबिलिटी टू सेलिब्रेट, जिसके अंदर
जो मानवीय गुणवत्ता को और उसकी क्षमता को देते हुए अपने किसी कार्य को सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि अपने कार्य का आनंद मना रहा है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेशन से संबंधित, जो कि आपके पॉइंट नंबर 7 में है। रिपीटेशन क्या होता है कि किसी भी बात को, किसी भी पंक्ति को बार बार दोहराना रिपीटेशन कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। यानी कि अगर आपने इस कविता को बड़े ध्यान से देखा है तो कवि ने अपने हर एक गद्य के अंत में इस लाइन को बार बार दोहराया। वो लाइन क्या कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग एंड द वेरिड वोकेशंस आई हियर, यानी कि भारत अपने जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं, अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं, उनको सेलिब्रेट करे एक उत्सव की तरह। इस बात को जो हमारे कवि हैं उन्होंने बार बार इसकी शुरुआत और बार बार इसके अंत में इसको क्यों दोहराया होगा, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट बिगन्स एंड एंड्स द पोएम, यानी कि जो हमारे कवि है इस कविता की शुरुआत और इस कविता का जो अंत है वो इसी पंक्ति से करते हैं कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर with the same sentence with the same line to create a sense of thematic unity, यानी कि उनके कार्य क्षेत्र की जो एकता है, जो एक रूपता है, उसको दर्शाने के लिए इस पंक्ति को बार बार प्रयोग करते हैं। दिस स्ट्रक्चर रेनफोर्स द सेंट्रल मैसेज, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये तरीका है, ये इस कविता का जो केंद्र, जो संदेश है उसको सामने रखता है। दैट द एंटायर नेशन की जो संपूर्ण जो राष्ट्र है इज यूनाइटेड, वो एक है, थ्रू इट्स डाइवर्स वर्क, यानी कि अपने अलग अलग कार्य को देखते हुए पूरा का पूरा जो राष्ट्र वो एक है, और ऑक्यूपेशन जितने भी उसके जो कार्य हैं वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा राष्ट्र एक है। बाय रिपीटिंग द सेम लाइन, यानी कि इस बात को बार बार दोहरा करके ही और शी इंश्योर्स दैट, यानी कि इस बात को रिपीट करते हुए हमारे जो कवि है वो इस बात को निश्चित कर देते हैं, इस बात को पक्का कर देते हैं कि द रीडर स्टेज फोकस, यानी कि जो पाठक है वो पूरा केंद्रित रहता है, वो इस हर एक बात पर ध्यान देता है। ऑन द प्राइमरी आइडिया ऑफ नेशनल सेलिब्रेशन, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय जो एक जो आइडिया है, जो कि मुख्य रूप से इस कविता में प्रयोग किया गया है, जो कि उत्सव को मनाना। उत्सव कौन सा? अलग अलग व्यवसाय को, अलग अलग व्यक्ति को जो कि उस व्यवसाय को करते हैं, उनके सारे मान सम्मान और उनकी प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य को सेलिब्रेट करना, ये हमारा जो प्राइम आइडिया है, इसके ऊपर वो पूरा फोकस रहता है, पूरा केंद्रित रहता है। इसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 8 जो कि एलिट्रेशन से संबंधित है। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसके अंदर कुछ शब्दों को इस तरीके से लिखा जाता है जो उनका मतलब होता है बिल्कुल आसपास रहता है, बिल्कुल मेल खाता हुआ रहता है। तो इसमें आपसे कहा क्या गया है, इसमें आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, यानी कि इस पोएम में से आपको 2 जो उदाहरण है वो एलिट्रेशन के निकालने, यानी कि अनुप्रास अलंकार को जो प्रदर्शित करते हुए ऐसे 2 उदाहरण आपको इसमें लिखने हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एलिट्रेशंस इज द रिपीटेशन ऑफ सेम स्टार्टिंग साउंड इन द वर्ड्स, यानी कि एलिट्रेशन एक प्रकार के एक दोहराव को कहा जाता है जो कि सेम स्टार्टिंग साउंड इन द वर्ड, यानी कि जो शब्दों की जो बनावट है, जो उनका साउंड है, जो उसकी आवाज़ है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। दैट आर क्लोज टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही नज़दीक होते हैं, बिल्कुल जुड़। इनिशियली इन द सेम लाइन, किसी भी लाइन की शुरुआत में। इट एड्स अ म्यूजिकल रिदम टू द पोएम, की यह इस कविता को एक संगीत में सुर लय ताल देता है, यानी कि उसमें सुर लय ताल बना देता है। देयर आर मेनली 2 एलिट्रेशंस इन द पोएम, इस कविता में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एलिट्रेशन है। पहला है क्राफ्ट एंड कलर्स, यानी कि इसमें जो क्राफ्ट है, जो कलर्स है। इन द 3rd लाइन और एंड वर्क विद एंड वायर्स इन द 8th लाइन, और जो 8वीं जो लाइन है, 8वीं जो पंक्ति है, उसमें वर्क विद और वायर्स है। इन दोनों का जो अनुप्रास है बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है। इसके बाद आपके सामने है पॉइंट नंबर 9, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया सिंबोलिज्म को लेकर के, यानी कि प्रतीकवाद को लेकर के। इसमें लिखा हुआ है कि ईच वोकेशन, यानी कि हर वो व्यवसाय, हर वो कार्य इन द पोएम, इस कविता में जो बताया गया है, सिम्बोलाइजेज समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब, वह सिर्फ उनके कार्यों को प्रदर्शित ना करता हो बल्कि उससे भी बड़ी बात को वो प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उससे भी बड़ी बात को वो प्रतीक के रूप में सामने रखते हैं। व्हाट डज इट सिम्बोलाइज, यानी कि इस चीज़ का क्या प्रतीक है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इन द पोएम ईच वोकेशन, यानी कि कविता में बताया गया हर वो व्यवसाय, हर वो कार्य
सिम्बोलाइजेज द आइडेंटिटी एंड पर्सनल प्राइड ऑफ द वर्कर, वह उस कारीगर की, वह उस व्यवसायी व्यक्ति की, यानी कि जो उस कार्य को कर रहा होता है इंसान है, जो वो व्यक्ति है, उसकी जो व्यक्तिगत जो प्राइड यानी कि जो उसका व्यक्तिगत जो गर्व है, जो अभिमान है और जो उसकी पहचान है, उसको प्रतीक के रूप में सामने रखता है। रेदर दैन जस्ट टास्क, ना कि सिर्फ उनके कार्य को। दीज जॉब्स रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ पीपल, यानी कि जो ये कार्य हैं, जो ये व्यवसाय हैं, ये लोगों की आवाज़ को सामने रखते, लोगों की आवाज़ को प्रस्तुत करते हैं। एंड देयर वाइटल कंट्रीब्यूशन, जो उनका बहुत बड़ा जो योगदान है टू द ग्रोथ ऑफ भारत, भारत की उन्नति में, उसको भी सामने रखता है। कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, द डिफरेंट रोल सिम्बोलाइजेज द यूनिटी, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो रोल है, जो अलग अलग प्रकार की जो भूमिका है, जो अलग अलग प्रकार के जो लोग अलग अलग कार्य करते हैं, वो एक प्रकार की एकता को दर्शाते हैं, एकता को सिम्बोलाइज करते हैं। एंड वाइब्रेंट स्पिरिट ऑफ भारत सेलिब्रेटिंग थ्रू ऑनेस्ट लेबर, और संपूर्ण भारत में जो एक ईमानदारी से भरी हुई जो मेहनत है, जो लेबर है, उस चीज़ को सामने रखते हैं और उनका आनंद मनाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं जो कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से संबंधित हैं, जिसमें आप अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि एक उदाहरण आपके सामने दिया गया इस कविता से लेकर के आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन है आप उनके आंसर ध्यान से देंगे। तो इसमें इस कविता का एक हिस्सा आपके सामने लिखा गया उदाहरण के रूप में। तो इसमें लिखा है कि द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम। इसके बाद इसमें लिखा है कि द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिजाइनर मेसन ई सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि द पोएट सेज, यानी कि जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं दैट द शू मेकर अफर्म द क्वालिटी ऑफ द वर्क, यानी कि जो जूता बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जो प्रोडक्ट है, जो उनका उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता को पूरा अफर्म करते हैं, यानी कि उससे पूरा निश्चित होते हैं, यानी कि एकदम पक्का होते हैं। व्हाट डज अफर्म रेफर टू हियर, यहाँ पर जो अफर्म है उसका क्या मतलब है। तो इसमें जो पॉइंट है, इसमें आपके सामने 4 पॉइंट है। इसमें कि टू मेक एडजस्टमेंट एंड टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस एंड टू लेबल द गुड्स एंड टू जस्टिफाई द एफर्ट। तो इसमें जो पॉइंट सेकंड है वो है कि टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, यानी कि वो अपने जो कार्य है, जो उनका जो उत्पाद है, जो कि वो चीज़ बनाते हैं, जो कि वो जूते बनाते हैं, उनकी गुणवत्ता को पूरे कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर अफर्म का मतलब ये है। तो इसका आंसर होता है पॉइंट सेकंड, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूछा है कि व्हाट डू क्वालिटी शू हेल्प विद, यानी कि जो गुणवत्ता है वो जूतों की किस प्रकार से सहायता करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार। क्या बात है इसमें। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, द क्वालिटी शू हेल्प विद डेली मूवमेंट, यानी कि जो गुणवत्ता से भरे हुए हमारे जो जूते होते हैं वो दैनिक जो चाल होते हैं, दैनिक जो प्रक्रिया होती है, जहाँ पे हम आते हैं जाते हैं, उसमें हमारी सहायता करती है। लाइक वॉकिंग चलने में, डांसिंग नृत्य करने में, रनिंग दौड़ने में, एंड रिटर्निंग होम सेफली, और पूरे सुरक्षा के साथ घर वापस आने में वो हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज बिसाइड द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड इस कविता में आता है रिटर्न होम, यानी कि घर वापस आना। ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। बिसाइड द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग, यानी कि जो आमतौर पर हम घर आते हैं उस चीज़ के साथ साथ ही किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हम आप लिखते हैं कि बिसाइड द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग, यानी कि जो हमारा आमतौर पर जो घर आना होता है उसके साथ साथ द फ्रेज रिटर्न होम, यानी कि जो इस कविता में प्रयोग किया गया जो शब्द है रिटर्न होम, सिंबलाइज फाइंडिंग रेस्ट, यानी कि वह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस चीज़ को वो प्रतीकात्मक तरीके से हमारे सामने रखता है कि फाइंडिंग रेस्ट, यानी कि आराम मिलता है, सेफ्टी सुरक्षा मिलती है, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे हार्ड वर्क, जो कि एक पूरा जो थकान भरा जो कार्य होता है, जो काफ़ी लंबा दिन होता है, उसमें जो हम पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद जब हम घर वापस आते हैं अपने उन जूतों को पहन करके जिसमें हमें पूरी सेफ्टी, पूरा आराम महसूस होता है, उस चीज़ को सामने रखते कहते हैं रिटर्निंग होम।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज, यानी कि इस कविता में आप उन शब्दों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन चीज़ों को आप ढूंढेंगे दैट टेल्स, जो कि मैं बताते हूँ, दैट एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट, यानी कि हर वर्कर का, हर कारीगर का, हर व्यवसाय का जो योगदान है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को सेलिब्रेट कर रहा होता है, यानी कि अपने अपने व्यवसाय को, अपने अपने हुनर को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका उत्सव मना रहा है, उस हुनर का जो कि सिर्फ वो उनका है, ना कि किसी और का है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी कि आपको एक वाक्य को कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड्स, यानी कि सुटेबल वर्ड्स यानी कि उपयुक्त शब्दों के साथ इस वाक्य का पूरा करेंगे। तो इसमें लिखा है डैश फॉर द बेस्ट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम रेफर्स टू। और यहाँ पर इसमें लिखना है आंसर में कि द शू मेकर हु क्राफ्ट्स क्वालिटी शू दैट डिलाइट पीपल विथ देयर कंफर्ट। अब इसमें लिखा है कि वह व्यक्ति शू मेकर होता है जो कि गुणवत्ता से परिपूर्ण, यानी कि एकदम क्वालिटी से परिपूर्ण जूतों को बनाता है, दैट डिलाइट पीपल, जो कि लोगों को खुशी देता है, विद देयर कंफर्ट, उनके आराम के साथ। यानी कि जो जूता बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो शू मेकर होते हैं, वो क्वालिटी से भरी हुई चीज़ों को बनाते हैं, क्वालिटी से भरे हुए जूतों को बनाते हैं, जिससे कि लोग खुश होते हैं उन जूतों को पहनते हुए, जिनसे उनको आराम भी मिलता है। इसके बाद आपके सामने इसमें भाग 2 में कुछ क्वेश्चन और भी पूछेंगे, जिसमें लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस का आप इसमें जवाब देंगे। जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि व्हाई डज द पोएट से, यानी कि कवि ऐसा क्यों कहता हो, क्या कहता है कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर, यानी कि इसमें जो कवि बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे आवाज़ आ रही है कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है, कि भारत एक उत्सव मना रहा है, जो कि अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो कि उनको उत्सव मनाने की आवाज़ उसके कानों में आती है। तो ऐसा हमारे जो कवि ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट सेज सो, कि कवि ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि द वर्क ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों का जो कार्य है, आम लोगों का जो व्यवसाय है, इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड प्राइड, जो कि पूरी ऊर्जा और पूरे गौरव से भरा हुआ रहता है, विच मेक्स द होल नेशन हैप्पी, जिससे कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा भारत खुश हो जाता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट, यानी जो बिजली का कार्य करते हैं इलेक्ट्रिशियन, वो क्यों गुनगुनाते रहते हैं अपने कार्य के लिए तैयार होते हुए। तो इस चीज़ से वो क्या सजेस्ट करते हैं, यानी कि इस चीज़ का क्या सुझाव देते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिशियन हमिंग सजेस्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी गुनगुनाहट इस बात का सुझाव देती है दैट द इलेक्ट्रिशियन इज़ delighted and finds peace and joy in the starting their work day, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो इस चीज़ को लेकर के बड़े खुश हो जाते हैं, and finds peace, और उनको शांति और आनंद मिल जाता है, in the starting their work day, यानी कि उनके दिन की शुरुआत में वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनको बड़ी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप इसमें क्योंकि का भी इसमें जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को रोशन करने वाला कार्य करते हैं, वो हमारे जीवन में रोशनी लेकर के आते हैं ताकि हम काफ़ी खुश रह सकें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन, यानी कि आपके सामने एक पंक्ति है, उसको आपको सिग्निफिकेंस यानी उसके महत्व को आपको बताना है। वो लाइन क्या है कि द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि जो उनके कार्य की, जो उनके व्यवसाय की जो आवाज़ है वह उनकी पहचान की आवाज़ है। तो इस लाइन का क्या महत्व है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द लाइन, यानी कि जो ये पंक्ति है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि जो उनके कार्य की जो आवाज़ है वह उनकी पहचान की आवाज़ है। जो ये लाइन है इसका मतलब ये होता है, मीन्स दैट कि अ पर्सन स्किल, यानी कि एक व्यक्ति का जो हुनर होता है, जो गुण होता है, एंड वर्क जो उसका कार्य होता है, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वेज थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट देयर आइडेंटिटी, यानी कि उन सारे हर तरीके से जिसके द्वारा वो अपने कार्य को करते हैं और उससे अपनी पहचान को कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अपनी पहचान बताते हैं कि हाँ मेरा ये कार्य है और मेरी ये पहचान है कि अगर मेरे कार्य के अंदर कुछ गुणवत्ता आपको नज़र आती है
तो यही मेरी पहचान है और यही आवाज़ मेरी पहचान है, क्योंकि मेरा व्यवसाय है। टू अदर्स एंड टेल दैम हु दे ट्रूली आर, और वह हमें ये भी बताते हैं कि सचमुच वे क्या काम करते हैं और वो सचमुच में वे कौन हैं, जिससे कि हमें उनके कार्य के प्रति सम्मान नज़र आता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द रोल ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि उन सभी लोगों की भूमिका बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशन, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, कि क्या उनकी भूमिका, क्या उनका रोल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सपोर्ट योर आंसर, आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे विदाउट रीजन, एक कारण बताते हुए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, द रोल ऑफ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशंस इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी दैनिक जो दिनचर्या, दैनिक जो लाइफ होती है, उसमें उन सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है जो कि अलग अलग कार्य को करते हैं। बिकॉज, क्योंकि एवरी वर्कर प्रोवाइड्स अ सर्विस, क्योंकि हर वो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक प्रकार की सर्विस हमें देता है। वी नीड डेली, जिसकी हमें हर रोज़ ज़रूरत होती है, सच एज फूड, जैसे कि भोजन है, क्लोथ्स है, कपड़े हैं, शेल्टर है, शरण है, लाइट है, प्रकाश है, एसेट्रा। विदाउट दैम, उनके बिना आवर लाइफ वुड नॉट फंक्शन स्मूथली, उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल ही नहीं सकेगा। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाई इज द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशंस इन द पोएम, यानी कि इस संपूर्ण कविता में जो कवि हैं हमारे, वो हर प्रकार के व्यवसाय को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, यानी कि हर प्रकार के कार्य को, हर प्रकार के व्यवसाय को वो उत्सव की तरह क्यों मनाते हैं। एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें आपको एक उदाहरण देना है इस कविता से संबंधित। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट सेलिब्रेट्स दीज वोकेशंस, यानी कि जो हमारे कवि इन सारे व्यवसाय को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं, इन सारे जो व्यवसाय इनको उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बिकॉज एवरी वर्कर टेक्स प्राइड इन देयर स्पेसिफिक क्राफ्ट एंड कंट्रीब्यूट्स टू द नेशंस ग्रोथ, क्योंकि उसमें जो हर एक वर्कर है, हर एक कारीगर है जो कि कार्य करता है, वह एक पूरे गर्व के साथ एक कार्य करता है इन देयर स्पेसिफिक क्राफ्ट, जो कि उनके अंदर एक हुनर होता है, उसके अंदर वो अपनी काबिलियत, अपना जो गुण है वो उनको सामने रखता है, कुछ चीज़ें बना करके। कंट्रीब्यूट्स टू द नेशंस ग्रोथ, जो कि हमारे राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी सी दीज, यानी कि हम इन सारी चीज़ों को अपने दैनिक लाइफ में, यानी कि जो दैनिक जो जीवन होता है उसमें हम देखते हैं। व्हेन अ लोकल टेलर केयरफुली स्टिचेस क्लॉथ, कि जैसे कि हमारा जो स्थानीय जो दर्जी होता है वो कितने ध्यान से हमारे कपड़ों को बनाते हैं, हमें सारी चीज़ वहाँ पर भी देखते हैं। और या फिर अ स्ट्रीट वेंडर प्रिपेयर्स फूड विद स्किल, और जो गली में खाना बेच रहे होते हैं वो कितने अच्छी तरीके से खाने को तैयार कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर भी इस चीज़ को देखते हैं। दीज रोल्स आर एसेंशियल, यानी कि जो ये लोग हैं इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए, टू फंक्शन एंड डिजर्व रिस्पेक्ट, कि हमारे समाज को चलाने के लिए और उनको सम्मान की भी ज़रूरत होती है, उनका सम्मान करना ही चाहिए, वो सम्मान को डिजर्व करते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी, यानी कि जो हमारे कवि हैं वो अर्थपूर्ण कल्पना को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, टू ब्रिंग आउट ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क, यानी कि दैनिक जो कार्य होते हैं उनकी सुंदरता को सामने रखते हुए वो अर्थपूर्ण कल्पना शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट यूजेस सेंसरी इमेजरी, यानी कि जो अर्थपूर्ण जो कल्पना, यानी कि वो हर चीज़ को सोचते हैं जिसका एक अर्थ होता है, उस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं, सच है जैसे कि साउंड्स एंड साइट्स, जैसे कि वो आवाज़ एंड दृश्य को वो कल्पना करते हैं। टू मेक द वर्क फील अलाइव, जिससे कि वो कार्य एक जीवित कार्य महसूस हो। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के रूप में, द हमिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन, यानी कि जो बिजली का कार्य करते हैं उनके द्वारा गुनगुनाना, एंड और द सिंगिंग ऑफ ए कुक, और किसी रसोइया का गाने गाना, गीत गाना। सेलिब्रेट अ जॉयफुल एटमॉस्फेयर, वो एक आनंदमय जो वातावरण है उसको वो बनाते हैं, अपने कार्य को करते हुए वो गुनगुनाते हैं, तो जो पूरा वातावरण है वो आनंदमय हो जाता है, खुशी से भर जाता है।
विजुअल डिस्क्रिप्शन और जो कि दृश्यात्मक जो वर्णन है, जैसे कि कलर्स एंड मैरिड होज, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के रंग हैं, अलग अलग प्रकार की उम्मीदें हैं। इन क्राफ्ट्स पर्सनस वर्क, यानी कि जो कारीगर है उसके कार्य में। शो दैट, वो ये प्रतीत करता है, यानी कि वो प्रदर्शित करता है कि एवरीडे लेबर इज़ नॉट जस्ट ए चोर, कि जो प्रतिदिन की जो मेहनत है वो ना कि एक प्रकार का यूं ही दैनिक कार्य है, ना कि एक प्रकार का आम कार्य है, बट अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, ये एक सुंदरता से भरा हुआ एक आर्ट है, एक कला है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसके बाद इसमें आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, यानी कि जो आपके पूरा चैप्टर है इसमें आपके सामने कुछ वोकेबुलरी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको शब्दों को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस, यानी कि जो लोग अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, इस पोएम में उनका वर्णन दिया गया है, यानी कि उनके बारे में बताया गया है। मैच द वोकेशंस गिवन इन द बॉक्स, अब यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ कार्य, कुछ व्यवसाय दिए गए हैं जो कि आपको मैच करने हैं विद द डिस्क्रिप्शंस दैट फॉलो, यानी कि उन सारे वर्णन के साथ जिनसे संबंधित ये कार्य आपको लगते हैं, तो आपको सुटेबल वर्ड्स को उसमें भरना है। इसमें यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्टडीज़ और ग्रोज गार्डन प्लांट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बगीचे के बारे में अध्ययन करता है और उसमें पौधे उगाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसमें जो आपके सामने राइट बॉक्स है इसमें इसके आंसर दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला है उसका आंसर यह है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी कि उसमें उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी कि जिसमें वो कृषि के बारे में जानकारी रखता है और बगीचे में पौधों को उगाता है, उसके बारे में वो अध्ययन करता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा है कि अ ट्रेंड फीमेल, यानी कि एक प्रशिक्षित महिला कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो कि एक हेल्थ वर्कर का कार्य करती है, यानी कि स्वास्थ्य का कार्य करती है। ऐसे फीमेल की कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आशा वर्कर, यानी कि जैसे कि आपने आंगनवाड़ी में देखा होगा और सरकारी डिस्पेंसरी में आपने देखा होगा, तो कुछ महिलाएं समाज में जा कर के जो हेल्थ से संबंधित जो इश्यूज है उनके बारे में लोगों को अवगत कराती है, महिलाओं को उनके बारे में बताती है, तो उनको बोलते हैं आशा वर्कर। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, जिसमें लिखा है कि अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, यानी कि कच्चे सिल्क को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसके निर्माता को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेरिकल्चरिस्ट। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हुज जॉब इज़ मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स, जिसका कार्य मिठाइयों को बेचना और बनाना होता है, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट को भी बनाना बेचना होता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कॉन्फेक्शनर, यानी जो हलवाई का कार्य करता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि अ मेटल वर्कर, यानी कि धातु के साथ कार्य करने वाला एक ऐसा व्यक्ति हु स्पेशलाइजेज इन वर्किंग विद प्रीशियस मेटल, जो कि उस चीज़ के लिए कुशल होता है जो कि बहुमूल्य धातु के साथ कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, यानी कि सुनार। इसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु फ्यूजेज मटेरियल टुगेदर, जो कि दो धातुओं का आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वेल्डर, यानी कि जो वेल्डिंग का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि डिड यू नो, कि आप जानते थे कि एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर एक्टिविस्ट, यानी कि जिसको हम आशा वर्कर कहते हैं, उनका पूरा मीनिंग है कि एक अधिकृत यानी कि मान्यता प्राप्त एक सोशल हेल्थ वर्कर इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का हेल्थ वर्कर जिसमें हेल्थ वर्कर कार्य करते हैं, कि एम्प्लॉयड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो हमारा मंत्रालय है उसमें कार्य करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि राष्ट्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके स्वास्थ्य का जो मिशन है उसके एक हिस्से के रूप में कार्य करते हैं, जिन लोगों को आशा वर्कर कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने है पार्ट 2, तो इसमें देखते हैं आपको करना क्या है। तो इसमें आपको करना यह है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 2, यानी कि कॉलम 2 में से वर्डों को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। दैट इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1, यानी कॉलम 1 में जो वर्ड्स दिए गए हैं और जो कॉलम 2 में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन दोनों में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है कॉलम नंबर 2 में से कि जो कि कॉलम नंबर 1 में जो शब्द दिए गए हैं उनका पर्यायवाची नहीं है, यानी कि सिनोनिम, यानी कि सेम वर्ड नहीं है, सेम अर्थ को बताने वाला नहीं है। तो इसमें आपके सामने जो पहला वर्ड है वो है मायरेट, जिसका मतलब होता है असंख्य, यानी कि अनेकों। तो इसमें आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि काउंटेबल है, इनमरेबल है, न्यूमरस है एंड अबंडेंट है।
तो इसमें इन्यूमरेबल, न्यूमरस एंड अबंडेंट ये तीनों शब्द इसके पर्यायवाची है, लेकिन जो काउंटेबल है ये इसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम नहीं है। तो इसमें आपको काउंटेबल को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पॉइंट सेकंड जो है ह्यूज, जिसका मतलब होता है रंग, कलर। तो इसके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे कि शेड्स है, टिंट्स है, कलर है। तो ये शेड्स, टिंट एंड कलर इसके पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है, लेकिन जो ड्राइंग वर्ड है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आप उसको ड्राइंग को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने तीसरा पॉइंट है प्रिसिशन। इसका मतलब होता है सटीकता यानी कि करेक्टनेस, एक्यूरेसी। तो इसमें है आपके सामने करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस ये तीनों वर्ड इसके पर्यायवाची है, लेकिन कैलकुलेशन यानी कि गणना करना ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद आपके सामने है वेरिड यानी कि विभिन्न, यानी कि अलग अलग प्रकार के। तो इसमें आपके सामने असॉर्टेड है, डाइवर्स है एंड डिफरेंट है। ये तीनों शब्द इसके पर्यायवाची है, लेकिन यूनिफॉर्म यानी कि एक रूपता इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद है डिलीशियस, जिसके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, माउथ वाटरिंग, टेस्टी, फ्लेवरफुल। यानी कि जो तीनों वर्ड हैं ये इसके सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, समान शब्द हैं। लेकिन जो हमारे पास है इनएडिबल, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम खा नहीं सकते, अखाद्य है ये। तो इसका आपको ये वर्ड क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है, इसके बाद आप आ जाते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड में, यानी कि आपको किसी को सुनना, यानी कि किसी की बात को सुन करके प्रतिक्रिया करनी है। तो इसमें आपको करना क्या, इसमें है कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि यू विल लिसन टू 2 फ्रेंड्स। आप अपने 2 मित्रों को सुनेंगे, अ बॉय एंड अ गर्ल, जो कि एक लड़का और एक लड़की होंगे, डिस्कसिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि अपने अपने माता पिता के व्यवसाय यानी कि कार्य को डिस्कस कर रहे होते हैं। एज यू लिसन, जब आप उनको सुनेंगे, उनको सुनते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 वर्ड्स ओनली। तो जब आप उनको सुनेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब में आपको 2 या 3 शब्दों को ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें जो आपके सामने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पेज नंबर 262 में देगा, यानी कि 262 में देगा। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डज द बॉय यूज टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द टूल, यानी कि जो टूल्स होते हैं उसके डिटेल को समझने के लिए एक बच्चा क्या प्रयोग करता है। तो इसका जवाब है टॉय कार्स, यानी कि खिलौने की कार का वो प्रयोग करता है। तो देखते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है पेज नंबर 262 यानी कि 262। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, इसमें एक लड़का और लड़की क्या बातें करेंगे इसमें, जो कि अपने माता पिता के व्यवसाय को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट 1 है इसमें लिखा है कि यू विल लिसन टू 2 फ्रेंड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, डिस्कसिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। एज यू लिसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 वर्ड्स ओनली। सेम बात इसमें भी लिखी हुई है। तो इसमें देखते हैं जो लड़का वो क्या बोलता है। तो इसमें यहाँ पर बॉय बोलता है कि हेलो अरुणा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, की हेलो अरुणा तुम कहाँ से आ रही हो। तो अरुणा इसमें जवाब देती है कि ओ आई एम जस्ट ऑन माई वे बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, मैं अभी फैक्ट्री से ही आ रही हूँ। आई हैड गॉन टू ड्रॉप माई मदर्स लंच बॉक्स, कि मैं वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी का लंच बॉक्स देने के लिए। इट इज़ वैकेशन टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए छुट्टियों का समय है। एंड आई वॉन्ट हर टू हैव वार्म फूड, और मैं चाहती हूँ कि वो गर्म खाना खाए। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है। आई पैक इट फ्रेश, कि मैं इसको फ्रेश पैक कर लेती हूँ, यानी कि इस खाने को मैं ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो पैक कर लेती हूँ। एंड टेक इट टू हर दिस डेज, और मैं इन दिनों उनके लिए इस खाने को लेकर के जाती हूँ और मैं वहीं से ही आ रही हूँ। बॉय बोलता है कि दैट्स हार्ट वार्मिंग, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मन को खुश कर देने वाली बात है। व्हाट डज योर मदर डू इन द फैक्ट्री, कि आपकी मदर फैक्ट्री में क्या करती है। आगे फिर लड़की जवाब देती है कि द फैक्ट्री इज़ एन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो फैक्ट्री है वो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स को बनाने वाली एक यूनिट है, यानी कि वहाँ पर ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। एंड शी इज़ द लाइन सुपरवाइज़र, और जो मेरी मदर है वो वहाँ पर लाइन सुपरवाइज़र है। एंड शी चेक्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो फैक्ट्री में जो निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया है मेरी मदर उसकी स्मूथनेस को, यानी कि उसके चलन को, उसकी चाल को चेक करती है। एंड द क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स, और जो वो पार्ट्स होते हैं उनकी गुणवत्ता को चेक करती है। एट दैट लेवल, उस लेवल के, यानी कि उच्च स्तर की जो क्वालिटी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको चेक करती है। बॉय बोलता है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। बिकॉज माई फादर इज़ एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो ऑटोमोबाइल मैकेनिक हैं। द सुपरवाइज़र एट हिज वर्कशॉप ऑल्सो हैड टू डू ऑल दैट,
और जो वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो भी यही सारा कार्य करते हैं। उसके बाद जो लड़की है वो बोलती है कि एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक, एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक, यानी कि वो बड़ी हैरान होकर के बोलती है, कहते हैं कि दैट इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। नो वंडर यू वर सो गुड विद मैकेनिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस ड्यूरिंग द साइंस एग्जीबिशन। फिर तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब ये साइंस एग्जीबिशन होगा, यानी कि जो विज्ञान मेला होगा, उसमें तुम्हें मैकेनिकल जो डिमॉन्स्ट्रेशंस है उसके बारे में समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई कैन आइडेंटिफाई द स्मॉलर पार्ट्स एट माई मदर्स फैक्ट्री, कि मैं अपने मदर की फैक्ट्री में छोटे से छोटे पार्ट को पहचान सकती हूँ। बट लेकिन आई एम क्लूलेस अबाउट देयर एप्लीकेशन, लेकिन मैं उनके कार्यशैली के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। क्लूलेस है, मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कार्य कैसे करते हैं। बॉय बोलता है कि बॉय लाफ्स, लड़का हंसता है, फिर कहता है कि फादर लेट्स मी गो थ्रू हिज टूल किट ओवर द वीकेंड्स, यानी कि जो मेरे पिता हैं वो मुझे जो अपने टूल किट यानी कि जो औजारों का जो बॉक्स होता है उसको समझने देते हैं, यानी कि उसके बारे में जानने देते हैं सप्ताह अंत में, यानी कि सप्ताह के अंत में। इफ़ आई वॉन्ट टू, अगर मैं चाहूँ तो। आई ऑफन यूज़ टॉय कार, मैं आमतौर पर जो टॉय कार है मैं उनका प्रयोग करता हूँ। टू डिस्कस डिटेल को डिस्कस करने के लिए, एंड यूजेस विद हिम, और उनका जो प्रयोग है उनको जानने के लिए मैं अपने पिता से डिस्कस करता रहता हूँ। ये बात सुनकर के लड़की बोलती है वंडरफुल, अरे वाह, आई वुड लव टू ज्वाइन द नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगी। बॉय बोलता है ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। इसमें आपके सामने पॉइंट सेकंड और भी जिसमें लिखा है कि यू विल लिसन टू द बॉय एंड द गर्ल वंस अगेन, कि आप इस लड़के और लड़के की बातों एक बार फिर से सुनेंगे। एज यू विल लिसन, की जैसे कि आप उनको सुनेंगे। आंसर द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, की करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप उनका जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो पॉइंट सेकंड में जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि पॉइंट सेकंड में आपसे पूछा गया कि यू विल लिसन टू द गर्ल एंड द बॉय वंस अगेन, एंड एज यू लिसन आंसर द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, इसमें आपको जवाब देना। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है कि द गर्ल इज डैश, यानी कि लड़की का मूड कैसा है, इसमें आपको बताना है हैप्पी है, बॉस्टफुल है, फिर अनश्योर है। द गर्ल इज डैश अबाउट टेकिंग फूड फॉर हर मदर एट द फैक्ट्री, यानी कि जो लड़की खाना अपने मदर के लिए फैक्ट्री लेकर के जाती है तो उस बारे में उस लड़की का मन कैसा है, मूड कैसा है। इसमें लिखा हुआ है हैप्पी है, बॉस्टफुल है, अनश्योर है, कि वो खुश है या फिर वो डिंगे मारती है, फिर वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ाया कि लड़की बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये उनकी छुट्टियों का समय है और वो चाहती है कि उसकी मदर गर्म खाना खाए। तो इस बात को कहते हुए, खाना ले जाते हुए लड़की काफ़ी खुश है। तो कहते हैं कि द गर्ल इज़ हैप्पी अबाउट टेकिंग फूड फॉर हर मदर एट द फैक्ट्री। उसके बाद है पॉइंट सेकंड में लिखा है कि द बॉय थिंक्स, यानी कि लड़का सोचता है दैट द जॉब ऑफ गर्ल्स मदर कैरीज अ लॉट ऑफ। अब यहाँ पर कहते हैं कि लड़के के विचार से जो लड़की है उसकी मदर का जो कार्य है उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, लक है, रिस्क है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे कि आपने इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा है तो लड़का कहता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का कार्य है कि जो उसकी मदर है वो जो प्रोसेस फंक्शनिंग है, जो पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है उसको चेक करते, उसकी क्वालिटी को चेक करते, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है। तो इसका पॉइंट रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि द गर्ल डैश वाई द बॉय इज़ गुड एट साइंस एग्जीबिशन, यानी कि जो लड़की, अब यहाँ पर डैश है कि द गर्ल वंडर्स क्वेश्चंस रियलाइज, यानी कि यहाँ पर लड़की को बड़ी हैरानी होती है, लड़की बड़ी वंडर फील करती है। कहते हैं द गर्ल वंडर्स वाई द बॉय इज़ गुड एट साइंस एग्जीबिशन, की जो लड़का है वो क्यों साइंस विज्ञान मेले में बहुत अच्छा है। यानी कि जो वो बताता है कि उसके पिता भी इस तरीके का कार्य करते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके का कार्य होता है और वो उन औजारों को समझने के लिए कभी भी अपने पिता से कह सकता है, उनकी टूल किट को चेक कर सकता है। तो इसीलिए लड़की को हैरानी होती है कि हाँ, वह लड़का क्यों साइंस एग्जीबिशन में इतना अच्छा है। उसके बाद है पॉइंट 4, इसमें लिखा है कि द गर्ल शेयर्स हर डैश अबाउट ज्वाइनिंग वीकेंड डिस्कशन ऑन टूल्स, यानी कि जब लड़का अपने पिता के टूल किट्स के बारे में उस लड़की को बताता है तो लड़की क्या शेयर करती है, द गर्ल शेयर हर डाउट्स विश एंड आइडिया। तो लड़की यहाँ पर अपनी इच्छा शेयर करती है कि वो भी वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो उन चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द गर्ल शेयर्स हर विश
अबाउट ज्वाइनिंग द वीकेंड डिस्कशन ऑन टूल्स। इसके बाद बारी आ जाती है स्पीकिंग एक्टिविटीज़ की, यानी कि आपको यहाँ पर बोलना है। तो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में आपको करना क्या, इसमें पूरी डिटेल आपके सामने लिखी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि द पोएट स्पीक्स ऑफ सेवरल ऑक्यूपेशन इन पोएम, यानी कि जो हमारे कवि हैं इस कविता में वो अलग अलग प्रकार के अनेकों व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। आपको करना क्या है, आपको इसमें करना है कि क्रिएट ग्रुप ऑफ 5, यानी कि 5-5 बच्चों का आपको ग्रुप तैयार करना है। अलॉट द रोल ऑफ एनी 5 वोकेशंस, और उसमें अलग अलग कार्यों को उनको सौंपना है। दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, जो हमारे कवि इस कविता में बात करते हैं। ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप विल रिप्रेजेंट द वन वोकेशन, और उसमें जो हर एक स्टूडेंट है वो अपने अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करेगा। आगे आप इसमें लिखेंगे कि ईच स्टूडेंट स्पीक्स फॉर 1 or 2 मिनट्स अबाउट देयर वोकेशन, और जो प्रत्येक जो स्टूडेंट होगा वो अपने अपने वोकेशंस के बारे में 1 या 2 मिनट के लिए बोलेगा। हु दे आर, कि वे कौन हैं। व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं। वेयर दे वर्क, वे कहाँ कार्य करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव एट वर्क, और कार्य करते समय उनको किस प्रकार का अनुभव होता है। व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, और उनको किस प्रकार की समस्या आती है। एंड अ मैसेज फॉर ऑल, और जो जनसाधारण के लिए उनका क्या संदेश है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर में लिखेंगे कि आपने 5 स्टूडेंट्स को चुन लिया, उनको अलग अलग कार्य दे दिया। तो इसमें जो पहला स्टूडेंट है वो बोलता है कि हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आई एम ए क्राफ्ट्समैन, कि मैं एक बुनकर हूँ। आई वी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैं सुंदर वस्तुओं को बुनता हूँ। विद मैनी कलर्स एंड ह्यूज, यानी कि बहुत सारे रंगों और शेड्स के साथ में बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुओं को बुनता हूँ। आई वर्क इन माई स्टूडियो, मैं अपने स्टूडियो में कार्य करता हूँ, यानी कि जो मेरी जो वर्कशाला है, कार्यशाला में, उसमें कार्य करता हूँ। मेकिंग आइटम्स, चीज़ों को बनाते हुए। दैट शो आवर कल्चर, जो कि हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है। माई वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डिटेल, की जो मेरा कार्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य और बहुत ज़्यादा डिटेल, यानी कि जो उसमें एक एक छोटी छोटी बारीकियों को दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ हार्ड टू फाइंड द राइट मटेरियल, कि कभी कभी तो सही जो सामान होता है जिससे कि वो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट माई मैसेज इज़ टू ऑलवेज वैल्यू हैंडमेड आर्ट, लेकिन मेरे यहाँ पर आपके लिए संदेश ये है कि हमेशा जो हाथ से बनाई गई जो वस्तु हैं उनको हमेशा वैल्यू दीजिए, उनकी हमेशा गुणवत्ता को समझिए। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 बोलता है, तो उसमें बोलता है कि वो हाय एवरीवन, कि सभी को मेरा नमस्कार। आई एम ए शेफ़, मैं एक बावर्ची हूँ, यानी कि मैं खाना बनाने वाला व्यक्ति हूँ। आई मेक डिलीशियस फूड, मैं स्वादिष्ट भोजन तैयार करता हूँ। विद माई पॉट्स एंड पैन, यानी कि मैं अपने बर्तन और कढ़ाई के साथ उनको प्रयोग करके मैं स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। माई किचन इज़ माई वर्कशॉप, की जो मेरी रसोई है वही मेरी वर्कशाला है। वेयर आई क्रिएट मील्स फॉर एवरीवन, यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए खाना तैयार करता हूँ। इट गेट्स वेरी हॉट एंड बिजी, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। बट आई स्टे हैप्पी, लेकिन मैं फिर भी खुश रहता हूँ। माई मैसेज, मेरा संदेश ये है कि माई मैसेज इज़ दैट फूड मेड विद लव, कि खाना बड़े प्यार से बनाया जाता है। इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और जिस प्रकार खाने को बड़े प्यार से बनाया जाता है वही उसका सेलिब्रेशन है, वही उसका मनोरंजन है। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट नंबर 3 की। वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि सभी को मेरा नमस्कार। आई एम ए फिशरमैन, कि मैं एक मछुआरा हूँ। एंड माई लाइफ इज़ लिव्ड ऑन शोर एंड द सी, और जो मेरी ज़िंदगी है वो समुद्र में और उसके किनारे पर ही बीतती है। आई गेदर माई नेट्स, मैं अपने जो जाल है मैं उसको इकट्ठा करता हूँ। एंड सिंग, और मैं गाने गाता हूँ, मैं गीत गुनगुनाता हूँ। व्हेन आई सेल टू कैच फिश, जब मैं मछली पकड़ने के लिए नाव चलाता हूँ तो मैं उसमें अपने जाल को इकट्ठा करता हूँ और मैं गाना गाता रहता हूँ। द सी कैन बी रफ, और जो समुद्र है वो कभी बहुत ज़्यादा रफ हो सकता है, यानी कि वहाँ पर पानी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड अनप्रेडिक्टेबल, और जिसके बारे में हम पहले से कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ पर वो पानी किसी भी तरीके से हमारे सामने उतार चढ़ाव में, आंधी तूफान में आ सकता है। विच इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट नेचर एंड हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड, कि जो हमारा जो प्रकृति है और जो हमारी मेहनत है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट नंबर 4 की। बोलता है कि हेलो फ्रेंड्स, कि दोस्तों नमस्कार।
आई एम मेसन कि मैं एक राजमिस्त्री हूँ, एंड आई बिल्ड द रिदम ऑफ आर सिटी कि मैं अपने जो शहर है उसकी धुन, उसकी धड़कन को तैयार करता हूँ यूजिंग स्टोन एंड ब्रिक, पत्थरों का और ईंटों का प्रयोग करते हुए। आई वर्क आउटडोर्स, में घर के बाहर कार्य करता हूँ, इन द सन, कड़ी धूप में, टू बिल्ड होम्स, घरों को बनाने के लिए, एंड वॉल्स, और दीवार को बनाने के लिए। माई जॉब इज़ फिजिकली वेरी हार्ड, मेरा जो कार्य है वो बहुत ही मेहनत वाला है, बट लेकिन आई लाइक सीइंग समथिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंड टॉल, लेकिन मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि समथिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंड टॉल की। इसके बाद बारी आता है स्टूडेंट नंबर 5 की। वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आई एम ए शू मेकर, कि मैं जूता बनाने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं मोची हूँ, एंड आई मेक श्योर, और मैं इस बात को निश्चित करता हूँ, योर शूज़ आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, कि आपके जूते बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ बने, मैं इस बात को निश्चित करता हूँ। आई मेक दैम फॉर पीपल, कि मैं उनको लोगों के लिए बनाता हूँ, हु वॉक, जो चलते हैं, जो डांस करते हैं, जो दौड़ते हैं। वर्किंग विद द लेदर फॉर मैनी आवर्स इज़ टायरिंग, कि जो लेदर होता है उसके साथ घंटों तो कार्य करना एक थकाने वाला कार्य है, बट लेकिन आई टेक प्राइड माई स्किल, लेकिन मुझे अपने हुनर पर गर्व है। माई मैसेज इज़ टू वॉक विद कॉन्फिडेंस, मेरा संदेश ये है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, आगे चले, इन एवरीथिंग यू डू, उन सारे कार्यों में जो कि आप करते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है राइटिंग टास्क के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि योर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ करियर मेला, यानी कि आपके स्कूल में एक रोजगार मेला यानी कि व्यावसायिक मेला होने जा रहा है, इन विच, जिसमें स्टूडेंट्स आर टू बी मेड फेमिलियर, यानी जिसमें विद्यार्थियों को ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा, विद द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय के जो विकल्प होते हैं उनके बारे में उनको बताया जाएगा। कंप्लीट द पोस्टर फॉर द इवेंट गिवन बिलो, अब नीचे आपके सामने एक पोस्टर दिया गया है जिसको आपको पूरा करना है। तो इसको पूरा करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर जो करियर मेला है उसको आप लिखेंगे। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस करियर, यानी कि जो कि आपको अलग अलग व्यवसाय के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए लगाया जा रहा है। ऑन 25 फरवरी फ्रॉम 9 to 6 PM यहाँ पर आपका टाइमिंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो जगह है उस जगह का जो पॉइंट है वो आ जाएगा। आगे इसमें हाइलाइट्स में आप लिखते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर, यहाँ पर आप लिखेंगे अबाउट करियर प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्ट्रीम, यानी कि जो सभी प्रकार की जो अध्ययन जो क्षेत्र है ऑल स्ट्रीम में, सभी से संबंधित जो भी वहाँ पर आपके करियर होंगे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी विस्तार से। जैसे कि आप इसमें आर्ट में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, कॉमर्स में पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, सब प्रकार के व्यवसाय के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। काउंसलर्स फॉर ऑल, अब इसमें जो जितने भी सारे जो स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए काउंसलर होंगे, यानी कि समझाने वाले जो व्यक्ति उसमें रखेंगे, उसमें बैठाए जाएंगे जो कि आपको बातें बताएंगे। इंटरैक्टिव विद प्रोफेशनल, और जो वहाँ पर जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाई जाएगी। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि चार्ट योर फ्यूचर एट करियर मेला, यहाँ पर एक मैसेज आप इसमें लिखा है कि अपने फ्यूचर को आप रूप दीजिए। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं एक कूपन जो फ्री है, उसके बाद स्कूल का नाम फिर से आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं इवेंट पर्पज़ इफ एनी, यहाँ पर आप इसमें डेट, टाइम, वेन्यू यानी कि जगह जो है, हाइलाइट्स, अट्रैक्शंस, स्लोगन्स वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंट्री टिकट्स है, स्पॉन्सर है, यूजिंग अथॉरिटी, सारी बातों को लिखते हुए आप इस पोस्टर को पूरा करेंगे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के पोएम नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया, जिसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेट ऑनरिंग आवर वोकेशंस, यानी कि जिसमें जो हमारे कवि है वो हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो कार्य हैं, उनकी प्रशंसा, उनका सम्मान करते हुए बहुत ही सुंदर कविता लिखते हैं। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और सीखने व समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपको आपकी इंग्लिश में भी सहायता मिल सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।